नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। चूँकि आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं उपयोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें से वही प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों जो आप के प्रश्न पत्र 2026 में यही सब प्रश्न दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप सब सिर्फ भरोसा बनाए रखें बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। आपके लिए यह दिन भर मेहनत करता है प्यारे साथी। एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं छाट छाट कर लाता हूँ। जी दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, इसे समझते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जी हाँ दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर से वह समय दे सके। इसीलिए आप जो भी पढ़ें अभी के समय में उसे एक बार में याद करने की कोशिश करें, एक बार में समझने की कोशिश करें, ताकि आपको फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जी दोस्तों, आप सिर्फ रिवाइज कर सके ऐसा पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है प्यारे साथी, संभाव्य एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले अंतर स्पष्ट करेंगे तो हमें दो भागों में लिख लेनी है, बांट करके दो भागों में लिख लेनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होता है प्यारे साथी, चलिए हम लोग समझते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है ना, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, लेकिन तकनीक के अभाव में इसका प्रयोग अत्यंत ही दुर्लभ है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। अब प्यारे साथी मैं इसे समझाता हूँ। इसमें पूछा गया एक टॉपिक है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो अभी तो प्रकृति में उपलब्ध है, वे सभी चीज़ें अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और किस लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? क्योंकि अभी तकनीक वैसी नहीं है, तकनीक का अभाव है ना, तकनीक का अभाव है। इसीलिए वे सभी संसाधन अभी संरक्षित हैं, सुरक्षित है, अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि अब धीरे धीरे तकनीक बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से कुछ संभव हो पाया है। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हिमालय क्षेत्र का खनिज, वहाँ पे खनिज है, लेकिन यह पता लगाया गया है कि वहाँ पे खनिज है, लेकिन तकनीक नहीं है, साधन नहीं है, इसके वजह से वह अभी संरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तकनीक जैसे ही होगा वे सभी चीज़ें, वे सभी ज़रूरत की जो वस्तु हैं वे हम सब प्रयोग करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट समझते हैं दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे, संचित कोश संसाधन। संचित कोश का मतलब क्या है प्यारे साथी? संचित का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, और संसाधन मतलब संसाधन को इकट्ठा करना। तो चलिए समझते हैं। ऐसे संसाधन जो भंडार के रूप में संग्रहित रहता है, यानी कि भंडार के रूप में, और वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है, ऐसे संसाधन को संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। कहने का मतलब वे सभी संसाधन जो जमा करके रखे हैं, जो भंडार एकदम पूरा ढेर सारा है, प्रकृति में उपलब्ध है, और उनका उपयोग हम अपने जीवन में वर्तमान समय में कर रहे हैं, है ना, वैसे संसाधन को ही संचित कोश संसाधन कहा जाता है। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी ऊर्जा है, और चूंकि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे बना सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर कहें तो बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह पॉइंट जो है समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथी, दूसरा प्रश्न होगा
यहाँ पे है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होता है। व्यक्तिगत का कहने का मतलब प्यारे साथी, मतलब अपने, मतलब कि अपना हो, जो पर्सनली हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कहते हैं। यानी कि जिस संसाधन पर, आंसर कहता है जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति, है ना, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्यारे साथी, घर हो गया, साइकिल हो गया, खेत हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये सभी क्या हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन है, अपने संसाधन है। जैसे कि मेरा घर है, तो क्या कहते हैं? या मेरा घर है, यानी कि पूरा अधिकार होता है कहने का। यदि किसी वस्तु पर पूरा अधिकार हो कहने का कि यह वस्तु हमारी है, तो वे समझ जाइए कि वह उनकी संसाधन है, अपनी संसाधन है। इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे साथी दूसरा, सामुदायिक संसाधन। चलिए देखते हैं सामुदायिक संसाधन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर कहता है जिस संसाधन पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सार्वजनिक पिकनिक स्थल, सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद, खेल मैदान और सार्वजनिक पिकनिक इत्यादि। यानी कहने का मतलब सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो जिस संसाधन पर सभी लोगों का अधिकार होता है ना, जिस संसाधन पर सभी लोगों का अधिकार होता है पूर्ण रूप से। वहाँ पे जैसे मंदिर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई व्यक्ति जा सकते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। जैसे कि खेल का मैदान हो गया, खेल के मैदान में कई बच्चे, कई लोग जा सकते हैं, वहाँ पे किसी को मना नहीं होता है। और वैसे संसाधन को ही सामुदायिक संसाधन कहते हैं, है ना। सार्वजनिक पिकनिक हो गया, यानी पार्क हो गया, आप पार्क में जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए या फिर किसी और भी कार्य के लिए, तो उसे ही क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। आई होप कि आपको यह भी पॉइंट समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे साथी राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर सरकार, यानी सरकार नियंत्रण करती हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकार, यानी कहने का मतलब वैसे संसाधन जिन पर सरकार नियंत्रण रखती हो। जैसे कि मान लिया जाए सरकारी स्कूल हो गए और भी कई सरकारी संस्थान हो गए, तो वे सभी, है ना, वे सभी संस्थानों में सरकार नियंत्रण रखती है। तो उस और जो भी, जैसे कि मान लिया जाए कोई संस्था है, सरकारी संस्था है, और वहाँ पे भी तो संसाधन होंगे, तो उन पर नियंत्रण कौन रखेगी? सरकार रखेगी। तो वे सभी चीज़ें, वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। आई होप कि आपको यह पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं प्यारे साथी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कहने का मतलब देश से बाहर का संसाधन पर राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार नियंत्रण रखेगी, जो देश से बाहर हो गए। जैसे कि समझते हैं, जिस संसाधन पर नियंत्रण और अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुला महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब 200 किलोमीटर जो क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, वो उसे छोड़ करके आगे जब बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मिलता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सरकार जो है वहाँ नियंत्रण करती है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन का सभी टॉपिक्स समझ में आ गया होगा। जी दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर
तीसरा क्या कहता है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चलिए समझते हैं क्या कहना है। सतत विकास की अवधारणा से बोडोलैंड आयोग के देशों में वर्तमान पीढ़ियों के द्वारा भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित तरीके से उपयोग करना ही सतत विकास या पोषणीय विकास कहलाता है। अतः सतत विकास की अवधारणा से ही संसाधनों का समुचित विकास हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। सतत विकास, सतत का मतलब होता है लगातार, हमेशा, और विकास का अर्थ होता है कुछ परिवर्तन करना, है ना, विकसित करना। जैसे अपने गांव में, समाज में कुछ विकास करना, नए चीज़ों की खोज करना, है ना। और सतत का मतलब हमेशा, यानी कि हमेशा नए नए चीज़ों का खोज करना, विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। और सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा प्यारे साथी। सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहते हैं, यानी कि मतलब कि सतत विकास वैसे विकास जैसे आज हम वे संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो कल भी यदि हमारी जो पीढ़ी होती है तो वे भी संसाधन का उपयोग कर सके, इसके लिए हमें संसाधनों को बचाना है ना। ज़्यादा खर्च नहीं करना है। जैसे मान लिया जाए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता के अनुसार ही करें, जितना आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। क्योंकि संसाधन यदि धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे तो शायद कल के जो पीढ़ी होंगे उन्हें दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधन का उपयोग करना चाहिए। और वे सभी संसाधन ही क्या कहलाते हैं, पोषणीय विकास कहलाता है या फिर सतत विकास कहलाता है। जी दोस्तों, आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक पॉइंट में, संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो संसाधन को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, कुछ आदमी थे, कुछ व्यक्ति थे, कुछ महान पुरुष थे, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो व्यक्ति थे मेधा पाटेकर, इन्होंने संसाधन को सुरक्षित करने के लिए नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। जी हाँ दोस्तों, मेधा पाटेकर जो थे उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे पर्यावरण को बचाने के लिए। दूसरा जो है पॉइंट, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। और तीसरा है संदीप पांडे का वर्षा जल संचय नीति, इन्होंने भी संसाधन को बचाने के लिए कई नीतियां चलाई थी। जी हाँ दोस्तों, यह तीन जो पॉइंट्स हैं आप इसे ज़रूर नोट्स कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पे आपका अब टॉपिक स्टार्ट होता है, कुछ पॉइंट स्टार्ट होते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन के मतलब आपको टिप्पणी का दिया जाएगा लिखने। संसाधन नियोजन क्या है तो आपको लिखना होगा। तो समझते हैं, हमारे पर्यावरण में संसाधन प्रचुर मात्रा में तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश संसाधन जो होते हैं वे समाप्तीय संसाधन होते हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति में संसाधन समाप्त हो जाए तो मानवीय आवश्यकताओं को अधूरा ही रहने का भय है। इसीलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है हमें संसाधन को बचाना चाहिए। यदि हम संसाधन को नहीं बचाते हैं तो जो हमारी आवश्यकता है वह धीरे धीरे समाप्त होते जाएगी। पर्यावरण में तो अभी संसाधन हैं, लेकिन कुछ संसाधन समाप्त हो चुके हैं। जी दोस्तों, आई होप कि आपको यह टॉपिक्स समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे साथी, क्योटो सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे करा रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार डिटेल से बता रहा हूँ क्योटो सम्मेलन क्या है। तो क्योटो सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था, है ना। कहाँ? जापान के क्योटो शहर में।
जिसमें क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों को जिम्मेवार मानकर कटौती के लिए समझौता किया गया। यानी कि 6 गैस थे जो कि खतरनाक गैसें थे, तो उनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे थे। अब आपको ये नहीं पता होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो मैं इसे भी आगे चैप्टरों में क्लियर कराऊंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी थोड़ी सी बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है प्यारे साथी, वे प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। जब ज़्यादा प्रदूषण बढ़ते हैं पर्यावरण में, तो जिनसे गर्मी होती है, काफ़ी गर्मी होती है और प्रदूषण बढ़ते हैं, खतरनाक घातक गैसें उत्पन्न होती है, और वे सभी ग्लोबल वार्मिंग के भीतर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो जो 6 गैस थे प्यारे साथी, उनको जिम्मेवार माना गया कि यही 6 गैस जो हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और उन पर ही क्योटो सम्मेलन में समझौता किया गया 6 गैस पर। चलिए समझते हैं वे 6 गैस कौन कौन थे जो कि खतरनाक थे, और उन्हीं के लिए यह सम्मेलन रखा गया था जापान के क्योटो शहर में। चलिए समझते हैं वे 6 गैस कौन कौन से थे, है ना। यहाँ पे लिखा गया है, इस समझौता को, जो क्योटो सम्मेलन हुआ था, उसे क्या किया गया, 1987 ईस्वी के मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना गया है, और इसका अन्य नाम है, जी हाँ दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा, क्योटो सम्मेलन का एक और भी नाम होता है ग्रीन हाउस सम्मेलन। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा गया है। और वे 6 गैस कौन कौन है उसे समझते हैं। 6 गैसों के नाम दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहला CO2 दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। CH4 दिया गया है जो कि अमोनिया होता है। फिर आपको N2O दिया गया है। फिर आपको HFC दिया गया है, PFC गैस दिया गया है, SHCl गैस दिया गया है। ये आपको गैस दिए गए हैं, और यही 6 गैस थे प्यारे साथी। और इसी 6 गैस को कम करने के लिए इस सम्मेलन में कहा गया, इसी 6 गैस पर समझौता किया गया, तभी क्योटो सम्मेलन आई। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें लेक्चर समझ में आ रही है दोस्तों। यदि सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और यदि किसी प्रकार की समस्या है, दिक्कत होती है, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।